जम्मू कश्मीर के लीडरों ने दिल्ली में कौमी अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात से इन लीडरों को वाकिफ कराया। अपोजिशन लीडरों ने मई के महीने में जम्मू कश्मीर का दौरा करने का फैसला किया है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। देखिए, आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इन नेताओं को बुला सके और जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ के लोग आए थे, 13 पार्टीज़ के। उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। यही हमने इनके सामने रखा है और इनने हमें आश्वासन दिया है, जैसे ये बोलेंगे शरद पवार जी आपके सामने, कि हम आपके साथ हैं इस मामले में और हम ये पार्लियामेंट में भी हर जगह उठाएंगे कि ये मुद्दे पूरे होने चाहिए। सर, जो स्टेक होल्डर है मेन सरकार, क्या अमित शाह और पीएम से आप मिलेंगे? क्या सरकार? देखिए, पहले हम लोगों ने अपने लीडरों से बात की है, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे भी मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगी। एक कलेक्टिव स्टेटमेंट तैयार किया है कि जो डॉक्टर साहब ने अभी 2 इश्यूज बताए, इसमें हम सब लोग शामिल है, सहमति है हमारी। और यहाँ तक नहीं, मगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है। वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है वो सुनकर उनको एक भरोसा देने के लिए हमारी तैयारी है। All the leaders here, honorable leaders, have agreed that we will go after the Ramzan in May to visit Jammu and Kashmir. All party delegation. All party delegation will go at the invitation of Farooq Saab. Have the leaders agreed that they will wait for elections if the statehood, if the government starts the process for granting statehood to Jammu and Kashmir? So would they wait for elections, or do they want elections? There is no big process to grant statehood. Don't make that a big issue. I mean, like there was no big process in dissolving that state, which they did overnight, suddenly. Statehood restoration is not a big issue. It is a political decision the government must take, and that is what. And they have been announcing that they want to restore it at the appropriate time. This is the appropriate time. In fact, it's getting delayed. फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू कश्मीर की अपोजिशन सियासी जमातों के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द ने इलेक्शन कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। कमीशन ने वफ्द से कहा कि वो जल्द इंतखाबात कराएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग करते हैं और फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने रियासती हैसियत के सवाल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बारे में न्यूज़ 18 को बताया कि वो इससे दस्तबरदार नहीं हुए। रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो, इलेक्शन हो। हमने उनके सामने रखा है कि डिलिमिटेशन भी हो गई है, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज भी बना दी गई हैं, तो अब रुकना नहीं चाहिए। हमने माना कि सर्दियां हो गई, नवंबर में सब प्रोसेस हमने खुद कहा कि पूरी हो गई थी, मगर क्योंकि सर्दी का मौसम था इसलिए ये डिले हो गया। मगर वो जल्द से जल्द ये करेंगे कि इलेक्शन वहाँ होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ आनी चाहिए। हम लोग तैयार हैं, इलेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए, बस इलेक्शन होना चाहिए। हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो लोगों की मुश्किलों को दूर कर सके। आज लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, एक ही मांग है सबकी, और ये जॉइंट डेलीगेशन का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो और राज्य के दर्जे की बहाली के लिए तो स्ट्रगल चलेगी। वो वादा करके पार्लियामेंट के अंदर अभी मुकर गए हैं, अभी तक दे नहीं रहे, लेकिन चुनाव तो करवाए, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो बहाल करे। मीटिंग में कैसा रिस्पांस रहा इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ने सुना और उन्होंने कहा कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी बात सुनाई और उन्होंने गौर से सुनी है और हमें उम्मीद है कि उस तरफ बढ़ना चाहिए। पूरे देश और दुनिया में ये बताते हैं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और एक हिस्से में आप 4 साल से चुनाव नहीं करवा रहे और रोज ब रोज कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे और बेहतर हो गए। 2019 के बाद अगर बेहतर हो गए, अगर सरकार खुद कहती है चुनाव क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में हमेशा चुनौतियों के बीच में चुनाव हुए हैं, क्योंकि आतंकवाद का और अलगाववाद का और पाकिस्तान को एक जवाब चुनाव भी होता है।
जाएगा। तो सीधे तौर पर सब लोग ये चाहते हैं कि चुनाव हो और पाकिस्तान को और अलगाववाद को चुनाव के जरिए से जवाब दिया जाए। तमाम तरह के सवाल हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी है, लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि चुनाव आयोग के सामने इस तरह से देरी चुनाव में करने का सवाल उठाया है, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही वो चुनाव कराएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपोजिशन जमातों की मीटिंग इन सियासी जमातों की मायूसी को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि कमीशन जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करके इलेक्शन के इनेकाद की सूरत हाल का जायजा लेगा। इमरान खान मामले पर उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुआवजा नहीं करना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पुंज के शिव मंदिर के दौरे पर भी तबसरा किया। राणा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ गई और नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और रीजनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके साथ एक साथ मीटिंग करी, आपको लगता है कि एक बड़ा फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों की तरफ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले ये वाजे किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम जम्मू कश्मीर में आएगी और जम्मू कश्मीर के हालात का जायज़ा लेगी। यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करके वो आगे इलेक्शन के संदर्भ में कोई फैसला लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ सियासतदान हैं जो हमेशा सत्ता में रहने की कोशिश करते हैं, सरकारों में रहने की कोशिश करते हैं। आज जब उनकी सरकारें नहीं हैं तो वो छटपटा रहे, कभी एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी दूसरा। खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है आज नहीं तो कल इलेक्शन हो जाएगा। हमारा एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में तो इलेक्शन होगा, यकीनन होगा। आप कह रहे हैं कि वो छटपटा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन होंगे तो वही चुनाव जीत जाएंगे? मैं कहता हूं इलेक्शन होंगे, जीतेगा वही जिसको आवाम जिताएगी, जिसको लोग वोट करेंगे। यही तो हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि जमहूरी निज़ाम में ताकत आम लोगों के पास है। लोग वोट डालते हैं तो सरकारें बनती हैं, जिसको आवाम चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना सरकारों के शायद उनको गुजर बसर नहीं होता है। इस प्रकार से वो कभी एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अपोजिशन पार्टियों के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात पर अपना रद्दमल जाहिर किया। जे की अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असगर अली ने कहा कि ये पार्टियां अपनी तशहीर के लिए मुलाकातें कर रही हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात कराने की भी हिमायत करती है, लेकिन ये इन जमातों के साथ नहीं चल सकती जो अपना मौक़िफ़ बदलती रहती हैं। तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये एक नागुज़ीर चीज़ होती है। एक जमहूरी जो निज़ाम हमने इख्तियार कर रखा है कि आइन के तहत, उसमें इलेक्शंस जो हैं वो नागुज़ीर हैं और इम्पेरेटिव होते हैं। इनके बगैर, इलेक्शंस के बगैर जमहूरियत मुझे लगता है मीनिंगलेस एक चीज़ हो रह जाती है, बेमानी। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी की क़यादत में, किसी शख्स की क़यादत में कुछ लोग यहाँ से दिल्ली चले गए हैं इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए और कुछ अपोजिशन लीडरों को मिलने के लिए, सिर्फ इस बात को तय कराने के लिए कि इलेक्शन यहाँ हो जाए जम्मू कश्मीर में। बज़ाहिर इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि या आप समझते होंगे कि अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस प्रोसेस से अलहदा क्यों रही। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए और इलेक्टोरल, जिसको आप कहते हैं एक एज लेने के लिए, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं। ये किसी वक्त कुछ कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहेंगे, जम्मू में कुछ कहेंगे। इनमें वो जो जिस तरीके से आप ये समझें कि एक मकसद जो होता है पार्टी का, एक लक्ष्य जो होता है, वो तो हमने देखा नहीं। पीएचडी में भी देखा आपने कि इनका बहुत एक शोर सुनते थे, लेकिन जिस वक्त वो पीएचडी का आपके ये डीडीसीज और बीडीसीज वगैरह में पंचायत इलेक्शन में, तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे।
तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आप एक सियासी पार्टी है, आपका अपना वजूद है, आपका अपना मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो आपका अपना है, आपका अपनी एक सोच है, उसको आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी के साथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती ने पुंज की मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक मामले पर कहा कि इस मामले पर कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कोई गलत काम नहीं किया है। स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 मुलाजमीन को उनकी खिदमात से बरतरफ किया जा चुका है। उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक था। एलजी ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दों को नौकरियां देने का जो बयान दिया था वो हकायक पर मबनी था, क्योंकि बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के दहशतगर्दों से ताल्लुक पर दिए गए बयान पर अपना तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब से एलजी इंतजामिया आया है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। क्या देखो, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं, जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है। बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उसमें दाखिलियां होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले मुलाजमीन पर कार्रवाई करना काफी नहीं है। उन्होंने नफरत अंगेज तकारीर और झूठ के जरिए लोगों की जहन साजी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से खास बातचीत की। बशारत साहब, एलजी साहब का कहना है कि तकरीबन 47 के करीब ऐसे मुलाजिमों को आज तक सस्पेंड किया गया है, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज मिलिटेंसी इसमें वगैरह में शामिल थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इशारा दिया कि ये मुलाजिम तब लगे हैं जब यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनके टाइम पे ये लगे। क्या कहना चाहेंगे? इसमें लगने का सवाल नहीं है, लगा कैसे लगे? वो प्रॉपर चैनल से होंगे कि एग्जाम दे दिया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन भी तो डिपार्टमेंट्स ने दी होगी ना, और लग गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आज इनको निकाल दिया उन्होंने या निकाल रहे हैं। मगर मसला ये है कि ये किस डिस्कोर्स की पैदावार है। डिस्कोर्स वो होता है जिससे कोई चीज समाज में बन पाए। वो ये है कि 47 से लेकर आज तक जितने भी मरकजी सरकारें हैं, ये उनकी गलत कार्यों का नतीजा है, और यहाँ की जो पुरानी जमातें या लीडर हैं, ये उनके दोगलेपन का नतीजा है। जब इस तरह का डिस्कोर्स चलता रहा पिछले 70 साल में, 75 साल में, ऑब्वियसली इंपैक्ट तो हो जाता है समाज पे। कोई भी लीडर जब बात करता है, कोई भी साहब, कोई अफसर बात करता है, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट लोगों पे होता है। तो जब 47 साल के से सियासी तौर पर आप एक डिस्कोर्स चला रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, आपके फैसले गलत है, आपका तरीकेकार गलत है मरकजी सरकारों का या मरकजी पार्टियों का, तो उसका नतीजा ये है, आप नतीजे को सजा दे रहे हो। जिस वजह से हुआ, जिन पॉलिसीज की वजह से, उनके बारे में कोई नहीं कह रहा है कुछ। तो आप देखिए ना, अगर कोई शख्स मुलाजिम होने के बावजूद भी आपकी नजर में एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, तो उसकी वजह देखिए ना, उसका सोर्स क्या है, वो क्यों इस तरफ चला गया, और जिसकी वजह से या जिनकी वजह से चला गया उनको तो पकड़ लीजिए ना, आप उनसे तो पूछिए ना, उनको सजा दीजिए ना, उनको लिस्ट बता दीजिए ना, कौन है वो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, वो जम्मू में हो।
ऐसे थोड़ी होगा कि आप किसी को बेरोजगार कर देंगे, कोई नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको कहेंगे जी एंटी नेशनल है। तबाही तो आप सब लोगों ने मचाई इकट्ठे 47 से लेकर आज तक। अब दोषी सिर्फ उसको डरा रहे हो जिसने किसी के कहने पे अमल कर दिया या किसी की तकरीर सुन के मुतासिर हो गया। वो तकरीर करने वाले से पूछो ना आप। अगर आपका लगता है कि इसी तरह से सारे मसाइल का हल है और जो मसले कश्मीर है उसका भी यही हल है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज आपका। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने एलजी मनोज सिन्हा की अस्करियत पसंदी से जुड़े लोगों को मुलाजमत से हटाने के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी एक शख्स के गुनाहों की सजा उसके रिश्तेदारों को दे। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि जिन लोगों को मुलाजमत से बरतरफ किया गया था उनकी भर्ती एसएसबी और दीगर रिक्रूटिंग एजेंसियों की जानिब से की गई थी, लेकिन उन्हें अपनी वजाहत पेश करने का मौका दिए बगैर मुलाजमत से हटाया गया। देखो, जब भी पुराने जितने लोग लगे हैं एक प्रोसेस के थ्रू लगे थे। एसएसबी तब भी थी, पीएससी तब भी था, रिक्रूटमेंट तब भी थी, और कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि किसका भाई क्या करता था, किसका बाप क्या करता था। अगर 30 साल पहले कोई मिलिटेंट था, उसका बेटा पैदा हुआ, वो नौकरी लगा, या उसका भाई नौकरी लगा, तो वो तो उसका अपनी क्रेडिबिलिटी थी। एक आदमी एक प्रोसेस के थ्रू पास होके आता है। नए तो आप लगा नहीं रहे हो, पुरानों को निकाल रहे हो। तो ये एक सोची समझी चाल है यहाँ की, जो यहाँ की ग्रोथ है उसको रोकने का एक तरीका है। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं हमने निकाल दिए इतने, लगाए कितने? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ ना कि लगाए कितने, और जितनी लिस्टें निकली आज तक उसमें स्कैंडल है। आप देख लीजिए, अब कल तो हम मुबारकबाद देंगे नौजवानों को, वो निकले, उन्होंने एक रिदम बनाई, वो रोड पे बैठे रहे, पीसफुल तरीके से अपनी डिमांडें की, और फाइनली इनको उनकी डिमांडों के सामने झुकना पड़ा। ये एक हमारे लिए आई ओपनर है कि हम मिल के पीसफुल वे में, कि वायलेंस के बगैर अपनी डिमांडों के लिए हमें निकलना पड़ेगा। एक आई ओपनर है कि नौजवानों ने अपनी जो मुहिम की उसमें वो कामयाब हुए। लद्दाख की भी हमारे पास मिसाल है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक टेबल पे आके अपनी डिमांडों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो यही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यहाँ चलेगा। एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया ओके, कभी प्रॉपर्टी टैक्स का, कभी किसी और चीज़ का। जब इनको लगता है कि अब एक्सपेरिमेंट कहीं फेल हो रहा है तो फिर ये कहते हैं हम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दहशतगर्दी से मुंसलिक 47 सरकारी मुलाजमीन की मुअत्तली के मामले में कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई मामला है तो कार्रवाई करें, लेकिन एलजी इंतजामिया के हुक्म पर आम लोगों को परेशान न किया जाए। प्लानिंग सरकार की है कि लोगों को हिरास किया जाए। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो आप उसके ऊपर एक्शन करो, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर आप अनड्यू लोगों को तंग कर रहे हो, किसी की दुकान सीज कर रहे हो, किसी को डोजर लगा रहे हो, किसी को नौकरी से निकाल रहे हो, तो ये सारा सिस्टम तो चल ही रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार हो, यहाँ का वजीर आला हो, यहाँ अपनी स्टेट वापस मिले, जो ज्यादतियां बीजेपी ने की हैं वो खत्म हो जाए, यही हम चाहते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हिंग देना, वो वाली AMD। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंदिर का दौरा करने और शिवलिंग का जल अभिषेक पर रद्दमल जाहिर किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती की सोच तब्दील हो गई है। उन्होंने पीडीपी सरबराह पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया। कट्टरपंथी सोच रखने वाली, तालिबानी सोच रखने वाली महबूबा जी कल पुनिश में जाके भगवान शिव की चरणों में जाके वहां प्रार्थना करना, वहां फूल चढ़ाना और दूध चढ़ाना, ये उन ताकतों के लिए एक मैसेज है और उनके लिए मैसेज है जो कहते थे कि 370 खत्म होने के बाद कुछ नहीं बदला। आप देखिए, कट्टरपंथी तालिबानी सोच रखने वाले लोगों की भी अब मानसिकता चेंज हो गई, जैसे कि आपने कल महबूबा जी को देखा। लेकिन इसके पीछे भी महबूबा जी की बहुत बड़ा एक ड्रामा जो है, जो उन्होंने कल किया है, क्योंकि उसको पता है कि जम्मू कश्मीर जो हमेशा अमन और भाईचारे का गहवारा रहा और जहां उन्होंने हमेशा आतंकवाद और पाकिस्तान की बात की है और मिलिटेंटों की बात की, अब इसको इस बात की अहमियत लगी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बंटने वाले नहीं है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक साथ रहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की ताकि आने वाले इलेक्शन में उसको कोई सपोर्ट मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम जानता है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि तालिबानी मानसिकता वाली महबूबा जी न कभी बदली है न कभी बदलेगी। लेकिन 370
कि खत्म होने के बाद यहाँ के हालात ने और जो मुमकिन करके दिखाया वो जो महबूबा जी का कल मंदिर में जाके माथा टेकना, शिव जी की पूजा करना, शिव जी की आराधना करना और शिव जी की चरणों में जाके 370 रहते हुए जो गुनाह उन्होंने की उन गुनाहों की माफी मांगना इस बात को दर्शाता है मोदी है तो मुमकिन है। 370 रहते हुए यहाँ के लोग हमेशा पाकिस्तान के नारे दिया करते थे, कट्टरपंथी के नारे दिए, लेकिन आज वही लोग शिव की पूजा करते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन अरीगाम बडगाम में मुनक्किद किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जमहूरी मुल्क में अवाम को परेशान नहीं करना चाहिए। अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर का इंतजामिया खुश और अवाम नाखुश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत लोगों से जमीन और घर लेने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर रही है। एनसी सीनियर लीडर ने कहा कि नौजवानों को रोजगार के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर में रोक सकती है। जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर्स की दिल्ली में कौमी अपोजिशन लीडर से मुलाकात से सवाल से मुताल्लिक उमर ने कहा कि मरकजी हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और ऐसे में उनसे मिलने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कई दीगर मामलात पर भी बात की। जहां तक मैं जानता हूं पिछले दिनों जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पे ये बात चली कि वो सब दिल्ली आके दूसरे लीडरों से मिलना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को एक डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या खता है कि पिछले 5 साल से यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमें दी नहीं गई है। पिछला इलेक्शन असेंबली का हमारा 2014 में हुआ। ये शायद सबसे लंबा अरसा रहा है जबकि इतना बड़ा गैप रहा है इलेक्शन असेंबली इलेक्शन के दरमियान। इलेक्शन का ऐलान गवर्नमेंट नहीं करती। इलेक्शन करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन का ऐलान करना होता हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते। अगर इलेक्शन का ऐलान होम मिनिस्टर को करना होता हम होम मिनिस्टर से मिलते। लेकिन इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करती है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिलने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अपोजिशन से मिल रही है, तो मकसद क्या है, क्या प्लान है आगे? जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अपोजिशन के अलावा और तो कोई है ही नहीं। हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग तस से मस नहीं, ये लोगों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया। कोई फायदा नहीं। अब हम आप लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इंजीनियर रशीद अभी तक बंद है, नेशनल बहुत लोग बंद है। आप सिर्फ इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो? बहुत से ऐसे बंद हैं। हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाएं। इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो है अपने घर वापस आ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हटाना चाहते हैं। हम कोई धोखा नहीं दे रहे ना। कैसे धोखा दे रहे हैं? कहाँ धोखा दिया हमने? जैसे हम कहते हैं वैसे हम करते हैं। वो जरा बताएं ना हमने कहाँ पे धोखा दिया, कहाँ पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा। वो यही लोग हैं ना जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं ना कि हम बीजेपी को रोकने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत बने। ये जो हमारा जमहूरी हक है बीजेपी की मुखालफत करना, हम कर रहे हैं। हम अपना हक अदा कर रहे हैं यहाँ पे और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। एग्जाम और एप्टेक रो पे जिस तरह से आपने कहा कि आप प्रोटेस्ट हुए तो मजबूर हुई सरकार, तो आप इसे कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, अकल आई इनको। लेकिन पहले हमें यह बताएं ना एप्टेक को लाने की क्या मजबूरी थी? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसका फैसला था एप्टेक को यहाँ लाना? क्या इश्तिहार हुए? क्या उन्होंने क्या किसी एप्लीकेशन के तहत आए? क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला? आपने कैसे इनको अपॉइंट किया? क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है? इसमें जरूर कहीं पे धांधली हुई है। उस धांधली के अचन पुलवामा में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए संजय शर्मा के घर वाले वादी कश्मीर से माइग्रेशन कर चुके हैं। वो अब जम्मू पहुंच गए हैं और एक रिश्तेदार के घर में रिहायश पजीर हैं। अनजानी संजय शर्मा की बेवा सुनीता शर्मा अपने बच्चों और खानदान के दीगर अफराद के साथ जम्मू मुंतकिल हुई। उन्होंने जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर से राब्ता किया ताकि वो इमदादी महकमे में माइग्रेंट के तौर पर अपने इंदराज के लिए जाएं। सुनीता और खानदान के दीगर अफराद का कहना है कि उन्होंने माइग्रेशन का फैसला किया क्योंकि वादी में कश्मीरी पंडितों के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं है।
उनका कहना है कि वो संजय के कत्ल के बाद घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अब एलजी मनोज सिन्हा से उनके मसाइल को हल करने, आनजानी संजय की बेवा को मुलाजमत फराहम करने, 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया जारी करने और जम्मू में माइग्रेंट के तौर पर उनका इंदराज करने की अपील की। मेरे हस्बैंड को मार दिया गया। एक बीमार शख्स था और डॉक्टर के पास हम दोनों जा रहे थे। रास्ते में उन पे गोलियां चलाई गई, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। गोलियां चलाने के बाद हॉस्पिटल उनको पहुंचाया, वो नहीं बच पाए। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहारा, हमें सहारा क्वार्टर, फैमिली 3 क्वार्टर मिलने चाहिए, फैमिली क्वार्टर हमें। हम 2 दिन से सड़क पे घूम रहे हैं, हम कश्मीर छोड़ के आ गए, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते, हमें बहुत डर है वहाँ पे। मेरे 3 बच्चे हैं, हम 15 मेंबर्स हैं, हम एक ही घर में रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे एक ही मकान में। हमारे साथ ऐसा हो गया और हमें उसके बाद बहुत ही डर लग रहा है। हम 18 दिन से 15-16 दिन से बाहर भी नहीं निकले, बिल्कुल दरवाजे से बाहर नहीं निकले। फिर हम ये कश्मीर छोड़ के हम आ गए, हम वहाँ बहुत डरते हैं। अब हमें कोई सहारा, कोई भरोसा नहीं रहा वहाँ पे, इसलिए हम ये फील, हमें कोई रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, क्वार्टर मिलना चाहिए, मुझे कोई जॉब, इन बच्चों को कैसे पालूं, कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं इन बच्चों को, और मेरे को मिलना चाहिए। तो हमें फैमिली में 3 क्वार्टर यहाँ पे मिलने चाहिए। हम क्या करें, हम वहाँ बिल्कुल नहीं रह पाए, हम सब कुछ छोड़ के आ गए हैं वहाँ से। अब ये हम गवर्नमेंट साहब से ये अपील, गवर्नर साहब से ये हमारी अपील है। हमारी अपील किसी ने नहीं सुनी। महबूबा मुफ्ती जी आए थे, उन्होंने वादे किए थे, रविंद्र रैना जी आए थे, उन्होंने भी वादे किए, बहुत सारे उन्होंने वादे किया, किसी ने कुछ नहीं हमारे लिए। हमें बहुत डर लग रहा है वहाँ, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ ठिकाना बनाए और इसको कुछ बच्चों के लिए सहारा बनना चाहिए, इसको जॉब मिलनी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे कैसे पालेंगे, ये क्या करेंगे बच्चों को। वो मेरा देवर ने, वो मेरा बच्चा था, मैं अपने बच्चे की तरह उसको पाला था। हमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं, भूखे इन बच्चों को क्या करेंगे। हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए जहाँ अपने बच्चों को रख सकते हैं। हम भीख मांग कर लाए, बाहर से लाए, कम से कम रात को हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अंदर से इतना दर्द है कि बोल भी नहीं सकती हूँ कुछ। मैंने अपना बच्चा खोया, मेरा बच्चा था। हम 35 साल से समझो, जब से 90s के दौर में से लेकर आज टिल डेट कोई भी थक नहीं था और कुछ डर से भी हमें नहीं था वहां पर। अचानक क्या हुआ, ये मिलिट्री ने कैसे किया, प्लान करके कि यहाँ से कश्मीर पर भाग जाएं, वो इसी प्लान के साथ उन्होंने ये किया, जिस वजह से ऐसा इंसिडेंट हमारे घर के साथ हुआ है और मैंने अपना भाई खोया है। उनमें भी जितने भी घर है वहां पर आगे पीछे जितने भी घर है वो भी खूब के माहौल में अब हो गए। 15-16 दिन से हम गर्मी, 15 दिन से हम गर्मी थे। अच्छा। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं, अगर घर से बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी लेकर जाते थे। अब सिक्योरिटी लेकर हम कहीं कहीं पर जाएंगे तो फिर हमें भी डर है, तो सिक्योरिटी लेकर कहाँ जाएंगे हम। सरकार से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इनके लिए कम से कम क्वार्टर मिलने चाहिए। 3 भाई है, 3 शर्ट मिलने चाहिए और इनका इसका ख्याल कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल का लड़का है, 7 साल की बेटी है, 9 साल की बेटी है, वो जिसको कम से कम कंपल्सरी अपार्टमेंट मिलनी चाहिए, वो तो तभी तो अपना घर बसर गुजार कर सकती है। और ये मुझे भी बोल रही थी कि अगर मुझे 3-4 दिन तक कुछ नहीं मिला, मैं भूखे मर, लेकिन मैं सड़क पर, तो मेरा मतलब अयाल समेत, अपने परिवार समेत मैं खुदकुशी करूंगी, दरिया में अपने आप को डाल दूंगी और ये सारा जिम्मेवार एलजी महोदय होगा। तोशाखाना केस में अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म जारी किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। वहीं 9 साल से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की भर्ती अमल में नहीं लाई जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत के सरबराहान सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। वक़ार रसूल वानी ने आज जिला पुलवामा के कंडी अगलर इलाके में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
वकार रसूल ने कहा कि SSB इम्तिहान को मुनक्किद कराने के लिए ब्लैक लिस्ट कंपनी के बजाय किसी नामवर कंपनी का इंतखाब किया जाए। इससे काबिल कंडी अगलर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत कायम न करने से अवाम की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कराने के वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा के अलावा जिला सदर पुलवामा फयाज अहमद डार भी मौजूद थे। सरकार को ये कह रहे हैं हम कि इमीडिएटली उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को निकाला जाए, किसी रेपुटेड कंपनी को लाया जाए और फ्री एंड फेयर मैनर में ये जो है एग्जाम लिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जो बेरोजगारी इस वक्त 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और कभी ये लाख नौकरियों की बात करते थे, फिर इनका सत्यपाल मलिक 50,000 नौकरियां बोलता था, कल गवर्नर साहब बोल रहा था मैं 1 साल में 10,000 लोगों को नौकरी दूंगा। तो सारा जो है कागजी मसले हैं। जमीनी सतह पे जो लोग हर साल हर इलाके में सैकड़ों लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई लग नहीं रहा है। इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर काबू किया जाए, ये हमारी कांग्रेस की डिमांड है। आज भी हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है। राहुल गांधी जी का जो मैसेज है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उस पर काबू पाने की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर में हद से ज्यादा और महंगाई है। अभी उसके साथ हमने जो अभी टैक्स लगा रही है सरकार, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जगह जगह, अभी मैं सुंदरबनी रजौरी से होके आया, हमने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम भी किया और उसमें ये इशू भी उठाए, प्रोटेस्ट भी किया। इसी के साथ साथ बाकी मुद्दे हैं, बिल्डोजर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्टेट को वापस लाने का मुद्दा है, यहाँ पे इलेक्शन कराने का मुद्दा है। ये सारे इश्यूज लेके हम जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने शोपियां का दौरा किया। इस मौके पर आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करने में मरकजी हुकूमत की तारीफ की है, लेकिन बेरोजगारी के तनासुब और तरक्की पर सवाल उठाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने पर जोर दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से फायदा उठाना चाहिए। कश्मीर और लद्दाख बातों का मैंने जिक्र किया कि मुसीबत है, बेकारी है, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें तो आज यहाँ हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। मिलिटेंसी में बहुत फर्क पड़ा है। जो गलत चीजें इस सरकार ने की उनका खुलासा मैंने अपनी तकरीर में किया, लेकिन जो चीज हुई है वो चीज जो हुई है वो है कि मिलिटेंसी में बहुत फर्क है। अभी कहीं इक्का दुक्का वारदात होती है, तो इक्का दुक्का वारदात पूरे हिंदुस्तान में भी होती है। तो इसलिए ये वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार को यहाँ रियासत के लिए बहुत मदद करनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कों के लिए, कारखाने लगाने के लिए। इस कम मिलिटेंसी या न होने की मिलिटेंसी में मरकजी सरकार को फायदा उठाना चाहिए इसका। अगर फिर वैसे ही रहे वह ये मिलिटेंसी स्टेट थी तो अब इसमें कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई मिलिटेंसी खत्म करने का कोई फायदा नहीं। सर मेरा एक सवाल है, LG ने कल जो बयान दिया कि 56 मुलाजमों को बर्खास्त किया गया है जो मिलिटेंसी में शामिल थे, तो वो पिछली सरकारों की देन थी जिसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको निकाला गया है, स्टेटमेंट दिया उसने। अब मुझे नहीं मालूम कौन थे और कौन नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है ये सरकार निकालती बहुत है और लगा। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने कश्मीर और कश्मीर के लोगों की तारीफ की है और कहा कि कश्मीर जैसी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अनंतनाग के ऐश मकाम में बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी के दौरान संजय दत्त ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने बाबा सखी की गार में भी काफी वक्त गुजारा और उन्होंने पूरे मुल्क को कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर से उनका रिश्ता उनकी पहली फिल्म रॉकी के वक्त से है। वाज़ेह है कि संजय दत्त इन दिनों पहलगाम में एक तमिल फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में क़याम किए हुए हैं। ऐश मकाम पहुंचने पर वहां पर मौजूद लोगों ने संजय दत्त का वालेहाना इस्तकबाल किया। संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स की कश्मीर आमद और फिल्मों की शूटिंग से सयाहती शोबे से मुंसलिक अफराद भी काफी खुश हैं। बुलावा था इसलिए यहाँ पहुँच सका मैं, दुआ मांगी है मैंने
अपने इंडिया के लिए, अपने कश्मीर के लिए, ताकि टूरिज्म बढ़े, यहाँ लोग आएं, शूटिंगें हों, सबको कामकाज मिले बहुत। और अभी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी टूरिस्ट आए हैं। और मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, लेकिन कश्मीर जैसी जगह नहीं है। और मेरी पहली पिक्चर रॉकी यहीं शूटिंग हुई थी। मेरी ज़िंदगी का पहला काम कश्मीर में से ही शुरू हुआ था, तो मुझे एक बहुत प्यार है कश्मीर से, कश्मीर के लोगों से, और मैं चाहूँ कि मैं हमेशा यहीं हूँ। रिलायंस जियो ने आज शिमाली कश्मीर के बारामूला और सुपुर कस्बों में 5G तेज रफ्तार इंटरनेट डेटा खदमात का आगाज किया। जियो के कई मुलाजमीन ने बारामूला शहर में ख्वाजाबाग से खानपुरा तक एक बाइक रैली निकाली। सुपुर शहर में भी एक बाइक रैली निकाली गई। ये रैली 5G खदमात के फवायद से आगाह करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी है। कंपनी के अहदेदारों ने बताया कि उन्हें मुल्क के 34 शहरों में जियो ट्रू 5G पेश करने पर फख्र है। उन्होंने कहा कि जियो इंजीनियर्स हर हिंदुस्तानी को ट्रू 5G पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, ताकि इस टेक्नोलॉजी के नुमाया फवायद का मुल्क के हर शहरी तजुर्बा कर सके। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 60 प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों गैर मामूली मौसमी हालात का मुशाहिदा किया जा रहा है। श्रीनगर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी तरफ मार्च के महीने में भी बारिश की कमी रही। माहिरीन ने एल्नो के असर का इशारा दिया है, जैसे एंसो भी कहा जाता है। ये एक गैर मामूली मौसमी रुझान है जो यूरोपीय ममालिक को मुतासर करता है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ताहम कहा कि एल्नो हिंदुस्तान के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासर करेगा। माहिरीन को खदशा है कि दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा ग्लेशियर्स को जल्द पिघलना शुरू कर देगा और आने वाले दिनों में आबपाशी के पानी के सप्लाई के अमल को मुतासर करेगा। उसका जो मेन इम्पैक्ट रहता है वो मानसून पे रहता है, जिसको हम अल नीनो कहते हैं। तो जब भी अल नीनो रहता है तो यहाँ पे मानसून का जो प्रेसिपिटेशन है वो डेफिसिट रहता है या सब नॉर्मल रहता है। तो मानसून के लिए अभी काफी टाइम है, मार्च का लगभग 14-15 डेज है, फिर अप्रैल का भी है। तो जो इंडिकेशन है अभी तक के कि अल नीनो जो है वो बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा सब नॉर्मल रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया और बाकी जो स्टेशन है साउथ इंडिया के जो बाकी रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स या सब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज ये रहता है कि जब भी अल नीनो फिनोमेना रहता है तो उस टाइम यहाँ जो हिली रीजन है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके कारण जो है कभी कभार हिल्स में एज कंपेयर टू सेंट्रल एंड साउथ इंडिया या बाकी नॉर्थ ईस्ट या आपका ईस्टर्न इंडिया या आपका वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, उनके मुकाबले यहाँ कभी कभार अल नीनो के टाइम भी बारिशें जो है काफी ज्यादा हो जाती। तो अभी देखते हैं मॉनसून के लिए जून टू सितंबर अभी काफी लंबा टाइम है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा what I believe is due to El Nino Southern Oscillation. It's a climate phenomena जो हमारा throughout the globe दो atmospheric circulation है जो change करता है, जिसकी वजह से worldwide precipitation and temperature patterns change होते रहते हैं। तो regarding Jammu and Kashmir, what I saw is कि जब La Nina during winter is prevalent, we see this pattern, below normal pattern, जिसमें below normal precipitation होती है, चाहे rainfall और snowfall ले, तो ये below normal होती है throughout the winter overall अगर बात करें, and January में usually excess rainfall होती है। तो same happened in the last few years as well. लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम से सब। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 11,669 फुट की बुलंदी पर मजबूत जुजला तक रसाई को बढ़ाकर एक बार फिर अपने मयार को बढ़ाया है। जुजला पास को आज रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर खोल दिया गया। बीआरओ और विजैक को इस सड़क को खोलने में सिर्फ 68 दिन लगे हैं। जुजला पास इस साल 6 जनवरी को बंद कर दिया गया था। बीआरओ ने विजैक के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया, जो लद्दाख की समाजी और इक्तिसादी बहबूद के अलावा स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहम है। डीजी बीआरओ राजीव चौधरी ने इस मौके पर कहा कि बीआरओ और विजैक ने इस कारनामे को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। देखिए, इस रोड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस विदाउट गोइंग इट सेज दैट ऑल द फोर्सेस व्हिच हैव टू बी इन्फ्यूज्ड इन लद्दाख इन केस ऑफ एनी ऑपरेशनल इवेंचुअलिटी, इट कैन गो फ्रॉम दिस ओनली because this is the main access to Ladakh. More than that, people of Ladakh get cut off for nearly 5 to 6 months because of this connectivity not being achieved. Zojila remains closed. But now Zojila is opened in 68 days. So people of Ladakh can come down to valley for their purchases, for medical emergencies, or even for education. People of Kargil and Daras, नाउ जैसे आपको मालूम है कि अभी रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उनको अपने खाने पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं। उनको श्रीनगर आना पड़ता है, तो वो बहुत आराम से जा सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके जा सकते हैं। और बाकी ऑफ कोर्स डेली चीज़ें जाएंगी। अभी सर, आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। पहले 73 डेज के लिए ओपन था, इस बार 68 डेज के लिए। तो आगे कैसे दिखता है आने वाले साल में इससे ज़्यादा? बिल्कुल, पिछले 3 साल से तो आप भी देख रहे हैं कि 110 से 73, 73 से 68। तो हमारा ध्येय ये होगा कि 68 से हम इस बार 60 तो जरूर लेके आएंगे अगले साल, और वो हम अभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। वी विल नॉट स्टॉप एट 68। जहां पे आज एक ऐतिहासिक मूव में आपने देखा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस और विजयंग जो है, उन्होंने मात्र 68 दिन में जो ये नेशनल हाईवे 1 है ये खोल दिया है। हम अगर सोशो इकोनॉमिकल या स्ट्रेटेजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इस रोड का खुलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो ये रोड है ये एक ऐसा द्वार है जो पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ता है। कैमरामैन बशीर लोन के साथ मैं सरोज कफील। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।